हेलो दोस्तों, वेलकम टू विरामचंद पंक्चुएशन पार्ट 2। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमा में किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब ये हमने तो कहा नहीं, यह तो तुलसीदास ने कहा है। हम सिर्फ इसे बता रहे हैं कि तुलसीदास ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि यह उन्होंने कहा है, इसमें हमारा कुछ मिला हुआ नहीं है। और दूसरे होते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज में आते हैं पुस्तक, समाचार पत्र आदि के नाम, लेखक का उपनाम, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए, या उद्धरण के भीतर उद्धरण देने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है, तो रामचरितमानस हो गया बुक का नाम, बुक का नाम हो गया रामचरितमानस। तो यहाँ पे होगा इकहरे इन्वर्टेड कॉमा का यूज। नेक्स्ट देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग सामाजिक पदों या पुनरुक्ति और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, जैसे दो शब्द हैं, इनकी पुनरुक्ति हो रही है। और सामासिक पद होते हैं, जैसे जय पराजय सामासिक पद है। तो इन्हें जोड़ने के लिए जो एक छोटा डैश आ रहा है इसमें, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये योजक चिन्ह का यूज होता है इसे लिखने में, पुनरुक्ति और उसे। अगला है निर्देशक चिन्ह डैश। ये योजक चिन्ह से लंबा होता है, ये होता है योजक चिन्ह से लंबा, इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे संवादों को लिखने के लिए, जैसे जो संवाद लिखे जाते हैं, रमेश बोल रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो रमेश के आगे डैश, तुम कहाँ रहते हो। फिर मोहन बोल रहा है मैं नेहरू नगर में रहता हूँ, तो मोहन के बाद एक डैश। तो एक तो डैश का यूज यहाँ होता है। कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद, जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, महेश ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे गांधी जी की बात बता रहे हैं हम, तो गांधी जी ने कहा डैश हिंसा मत करो, महेश ने लिखा डैश सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को लिखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी अलग की जा सकती है। जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं कि क्रिया के भेदों के उदाहरण दीजिए। तो मेन वाक्य कितना, क्रिया के भेदों के उदाहरण दीजिए। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया सकर्मक अकर्मक, क्रिया के नाम भी लिख दिए, भेदों के नाम भी लिख दिए, सकर्मक अकर्मक। क्रिया के सकर्मक भेदों यानी सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए। या कोई कठिन शब्द आ गया, तो हमें वो कठिन शब्द थोड़े ईजी में भी लिखना है। तो हम जैसे आपकी सामर्थ्य कठिन शब्द है, तो हमने इसका ईजी वर्ड शक्ति ब्रैकेट में लिख दिया, को मैं जानता हूँ। तो ब्रैकेट का यूज यहाँ पे भी हो गया। तो ये यूज है ब्रैकेट का। हंसपद। फिर आते हैं हंसपद, जो त्रुटि ये जो तीर का निशान आता है। जब हम कुछ लिख रहे हैं अगर, और लिखने में कोई शब्द छूट जाए, तो हम ये हंसपद लगाते हैं और उसे ऊपर लिख देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यह भी इस वाक्य में शामिल है। रेखांकन, अधोरेखन चिन्ह, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई
चीज़ हाईलाइट करनी है तो हम उसका वो अंडरलाइन कर देंगे। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो हम यहाँ पर गोदान उपन्यास को अंडरलाइन कर देंगे। तो ये जो अंडरलाइन है ये है अधोरेखन चिन्ह। क्या है ये? अधोरेखन चिन्ह। फिर आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह वही है जो शॉर्ट फॉर्म होती है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जैसे हमें पंडित लिखना है तो हमने लिखा प अंक की बिंदी और एक छोटी बिंदी सामने बना दी, तो इसका फुल फॉर्म हो गई पंडित। तो इसी तरह से जैसे दे का लिख दिया देखिए, और ये प न ने इसका मतलब है पटना नगर निगम। तो किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लाघव चिन्ह साइन ऑफ एब्रीवेशन का यूज होता है। अब आया लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कोई बात अगर छूट रही हो तो वहाँ पे लोप चिन्ह का यूज होता है। जैसे जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है ... आगे की बात गायब कर दी। हम करेंगे या मरेंगे एंड लिख दिया सिर्फ। जब हम अगर किसी गद्यांश या पद्यांश का अर्थ करते हैं तो हम उसके आगे का और पीछे का कुछ भाग लिखते हैं और बीच में ... कर देते हैं, तो इस ... को लोप चिन्ह कहते हैं। तो ये वही है। ये तो हो गए 13 पूरे मुख्य विराम चिन्ह, प्रमुख विराम चिन्ह। लेकिन कुछ हैं जो कि यूज होते हैं हिंदी में, तो उन्हें गौड़ विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गौड़ विराम चिन्ह है या मुख्य है किसी विराम चिन्ह के बारे में। तो इसमें आता है अपूर्ण उपविराम चिन्ह, अपूर्ण विराम या उपविराम कोलन। आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का परिचय देने में, पुस्तक या लेख के शीर्षक में, जन्म या मृत्यु की तिथि में, साक्षात कथन आदि में कोलन का यूज होता है। या यूँ कहिए कि जैसे हेडिंग हुई ये थोड़ी गौड़ विराम चिन्ह और इसके सामने 2 बिंदी लगा दी। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये है कि जैसे हमने लिखा कुछ स्टूडेंट्स का डेटा कि इन स्टूडेंट्स ने साइंस लिया है, तो हम एक के सामने तो साइंस लिख दें और बाकी के ऐसे करते चले जाएं। ये है वो वाला पुनरुक्ति सूचन, यानी रिपीट हो रहा है ये सेम। अगला है विवरण चिन्ह कोलन डैश। इसमें ये 2 बिंदी और 1 डैश होता है, 2 बिंदी और 1 डैश होता है। वाक्यांश के निर्देश में किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में, जैसे हेडिंग डाल ली और हेडिंग के सामने लगा दिया ये तारक चिन्ह स्टार लगा दिया। जैसे तारक चिन्ह में क्या है कि अगर हमने कुछ लिखा, जैसे संविधान की किताब में देखा होगा कई सारे वर्ड के ऊपर ये स्टार बना रहता है और फिर इसकी टिप्पणी नीचे लिखी रहती है। तो पाद टिप्पणी के लिए, मतलब बीच में टिप्पणी नहीं देंगे, उस तारक चिन्ह के अनुसार नीचे टिप्पणी देंगे पेज के एंड में। तो ये वो वाला तारक चिन्ह है। योग चिन्ह 2 या अधिक शब्दों को जोड़ने में, संधि दिखाने में, जैसे संधि विच्छेद होता है तो प्लस का निशान आता है ना बीच में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया सर्व प्लस नाम, तो ये संधि दिखा रहा था उसमें बीच में, तो प्लस का यूज हुआ, तो प्लस का यूज होता है यहाँ।